नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। कुछ बच्चों ने क्या, किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया है ये ग्रुप के अंदर। और भी क्वेश्चंस आ रखे हैं प्राइवेट चैट्स में, तो सोचा आप लोगों के साथ में यहाँ डिस्कस ही कर लेते हैं। और इसलिए हमने ये छोटा सा सेशन जो है हम रखने वाले हैं इस क्वेश्चन को लेकर के। मतलब 3-4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन देखिएगा, एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इज अटेंडेड बाई 65 पीपल। ये ग्रुप के अंदर क्वेश्चन डाल रखा था एक बच्चे ने, और अच्छा क्वेश्चन है, अनडाउटेडली अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बच्चों को आने चाहिए। ये क्वेश्चन समझ जाओगे ऑटोमेटिक, 4 चीजें समझ में आ जाएंगे इससे। दे ऑल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज। 65 लोगों ने कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, उनमें से कोई ना कोई, हर कोई जो है, किसी न किसी को इंग्लिश आती है, फ्रेंच आती है, जर्मन आती है, किसी को 2-2 लैंग्वेज आती है, किसी को 3 लैंग्वेज भी आती है। लेकिन हर कोई पहचानता है, कोई इंग्लिश पहचानता है, फ्रेंच पहचानता है, जर्मन पहचानता है। कुछ लोग जो 2 लैंग्वेज पहचानते हैं, इंग्लिश फ्रेंच, कोई जर्मन फ्रेंच, इंग्लिश जर्मन, और कुछ लोग जर्मन पहचानते हैं। राइट, तीनों लैंग्वेज पहचानते हैं। सपोज 15 स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, 15 को इंग्लिश और फ्रेंच दोनों आती है। 13 स्पीक इंग्लिश एंड जर्मन, 13 को इंग्लिश और जर्मन आती है। 12 को फ्रेंच और जर्मन आती है। 5 को जो तीनों की तीनों लैंग्वेज आती है। तो टोटल ऑफ 30 पीपल कैन स्पीक जर्मन। टोटल 30 लोगों को जर्मन आती है, ठीक है ना, उसमें दूसरी लैंग्वेजेस भी हो सकती है। एंड 30 कैन स्पीक फ्रेंच, 30 लोगों को फ्रेंच आती है, अकेली फ्रेंच नहीं, टोटल लोगों को फ्रेंच आती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हम कॉन्सेप्ट के साथ में हम आपको इस क्वेश्चन को समझाने वाले हैं। छोटा कर देते हैं इस क्वेश्चन को अब, और समझिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को समझने का। टोटल लोग कितने हैं ये देख लीजिएगा पहले। टोटल लोग हैं ये 65, और यही बनाएंगे। आपको लग नहीं रहा कि ये क्वेश्चन जो है वो वेन डायग्राम से जो है वो सॉल्व होना चाहिए। वेन डायग्राम का मतलब उसी में हम बताएंगे कि देखो इतने थे लोग जो हैं इतनी लैंग्वेज बोल पा रहे हैं, इतने लोग जो हैं कॉमनली इतनी लैंग्वेज बोल पा रहे हैं। हम ये मान लें कि ये इंग्लिश का बना दिया हमने, ये लोग जो हम फ्रेंच बोलते हैं, और ये लोग जो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं, ये लोग जर्मन बोलते हैं, और इसके बीच में जो आ गए कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं। मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूं इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन, ठीक है। अब चलिए आप क्वेश्चन के हिसाब से चलिए। सबसे पहले जितने लोग कॉमनली बोलते हैं, तीनों की तीनों लैंग्वेज बोलते हैं, 5 लोग जो हैं वो तीनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। तीनों लैंग्वेजेस जो आप कहां पर रखोगे, आपने वेन डायग्राम अच्छे से समझा है। तीनों लैंग्वेजेस वाला कहां रखोगे जो 5 लोग बोलते हैं। देखिए ये इंग्लिश भी आ गई, ये फ्रेंच आ गई, और ये जर्मन आ गई। आप इस पार्ट को देखिएगा, ये वाला पार्ट, केवल ये वाला पार्ट है वो कॉमन है, जो कि तीनों के तीनों लोग बोल रहे हैं। मान रहे हो ना। देखो केवल इस पार्ट के अलावा इस पार्ट के लोग जो है क्या बोल रहे हैं, जर्मन बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। इस पार्ट के लोग जो है वो क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, जर्मन बोल रहे हैं। इस पार्ट के लोग क्या बोल रहे हैं भाई, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, फ्रेंच भी बोल रहे हैं। तो आप समझिए केवल ये वाला जो पार्ट था, ये क्या था, ये वो पार्ट है जिसके लोग क्या बोल रहे हैं, तीनों की तीनों लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन। कितने लोग हैं जी, ये टोटल लोग कितने हैं, ये टोटल 5 लोग हैं। हमने मार्क कर दिया यहां पर 5 लोग, ठीक है। अब देखिएगा आगे जो कॉमन है वो देखिएगा। सपोज 15 स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, 15 लोग जो हैं इंग्लिश और फ्रेंच बोल रहे हैं। ये इंग्लिश है और ये फ्रेंच है। 15 लोग जो है वो दोनों की दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए ये इंग्लिश यहां तक का, और ये फ्रेंच, इसमें ये 5 कॉमन भी तो आ गया, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप ये चीजें। 15 लोग हैं, देखो ऐसे, इसका मतलब इस घेरे वाले लोग जो हैं वो 15 हैं, समझो, इंग्लिश और फ्रेंच। लेकिन आपने 5 लोगों का तो मेंशन ऑलरेडी कर दिया, इसका मतलब 10 लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश और फ्रेंच बोल रहे हैं। आप बोलोगे साहब वहां पर 15 लोग लिखे थे जी, देखो है तो सही, 10 और 5 15, 10 और 5 15 सही लिखा हमने। लेकिन हमने यहां पर इसका ब्रेकअप कर दिया ऑलरेडी, क्योंकि 5 लोग जो हैं तीनों के तीनों लैंग्वेज बोलते हैं। 10 लोग जो हमें मिल गए इंग्लिश और फ्रेंच बोलने वाले। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा हो कि इंग्लिश और फ्रेंच बोलने वाले लोग कितने हैं जी, इंग्लिश और फ्रेंच बोलने वाले लोग वहां पर 15 लिखे हैं, जो कि केवल और इंग्लिश बोल रहे हो वो लोग 10 है, ठीक है ना। उनमें से 5 लोग ऐसे हैं टोटल 15 में से जो कि तीनों की लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश फ्रेंच भी बोलते हैं, लेकिन साथ में जर्मन भी बोल रहे हैं। अब हमने पता लगा लिया कि केवल इंग्लिश और फ्रेंच बोलने वाले लोग कितने हैं जी, केवल और केवल 10 है। ये हो गया, हमने इसको निकाल दीजिए आप।
13 स्पीक इंग्लिश एंड जर्मन, 13 लोग जो है वो इंग्लिश और जर्मन बोल रहे हैं। ये देखिए इंग्लिश और ये देखिए जर्मन। तो हम देख ले कि भाई ये वाला खाना जो है वो इंग्लिश और जर्मन का, और कितने लोगों का, 13 लोगों का। अगेन वही प्रॉब्लम आ गई, क्या 5 तो कॉमन है जी, 5 तो ऑलरेडी जो है वो तीनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। इसका मतलब 8 लोग, 13 माइनस 5, 8 लोग जो है क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं और जर्मन बोल रहे हैं। क्लियर है? एग्री करते हो आप इन चीजों के साथ में कि टोटल 13 लोग। अब देखो आप बोलोगे साहब वहां पर तो लिखा, तो ठीक है हमने भी तो ये लिखा है, इंग्लिश और जर्मन। देख लीजिए 8 और 5 13, इंग्लिश और फ्रेंच 10 और 5 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमने क्लियर कर दिया है। 12 स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन, 12 लोग जो हैं वो फ्रेंच भी बोल रहे हैं और जर्मन भी बोल रहे हैं। ठीक है ना, फ्रेंच और ये जर्मन। इसका मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कितने लोग हैं जी, 12 लोग हैं। लेकिन आप वापस देखिए 5 लोग तो है कॉमन है, तो ये 7 लोग जो हैं फ्रेंच और जर्मन के आ गए। ठीक है, इतना आपने कर लिया तो क्वेश्चन को जीत गए आपने, क्वेश्चन को है वो कंप्लीटली आप कर चुके हैं। समझ लीजिएगा, टोटल 30 पीपल कैन स्पीक जर्मन। तो जर्मन बोलने वाले लोग के टोटल क्या है, 30 है। चाहे से वो फिर इनमें कोई कॉमन भी है, 2 लैंग्वेज भी बोलते हैं, 3 लोग लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन जर्मन लोग लैंग्वेज बोलने वाले जो टोटल 30 लोग हैं। तो केवल जर्मन लोग बोलने वाले लोग कितने आगे जाएंगे जी, 8 5 13 और 7 कितने हो गए, देखो जर्मन बोलने वाले लोग इतने हैं ना, 7 5 12 और 8 20, 20 तो ये हो गए, 10 और हो गए। तो अब आप देख लीजिए, वापस से कैच कर लीजिए, मैच कर लीजिए कि जर्मन बोलने वाले लोग कितने हैं, 10 7 17 और 5 22 और 8 30 हो गए ना। यस करेक्ट है जी, ये भी हमने लिख दिया जर्मन वाले। 30 कैन स्पीक फ्रेंच, 30 लोग जो है फ्रेंच बोल सकते हैं। ये राजी फ्रेंच का 30 लोग बोल सकते हैं। तो देखो ऑलरेडी कितना लिख दिया हमने, 7 5 12 और 10 कितना हो गया, 22 हो गया। तो मतलब यहां पर केवल फ्रेंच बोलने वाले लोग कितने आ गए जी, 8 आ गए। ठीक है ना, फ्रेंच और इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने आ गए जी, 10 आ गए। केवल फ्रेंच और इंग्लिश बोलने वाले, फ्रेंच और इंग्लिश टोटल बोलने वाले लोग क्या है, 15 है जी, क्योंकि उसको मिलाना पड़ेगा। फ्रेंच इंग्लिश और जर्मन लोग बोलने वाले कितने लोग हो जाएंगे जी, ये टोटल देखो ये 5 लोग जो है कॉमन है इनके अंदर है ना। ठीक है, तो इंग्लिश भी बोल रहे हैं लोग, देखो ये 5 लोग फ्रेंच भी बोल रहे हैं और जर्मन भी बोल रहे हैं, तीनों के तीनों लैंग्वेजेस कॉमन बोल रहे हैं। अब आपसे बोल रहा है, पूछ रहा है कि केवल इंग्लिश बोलने वाले, जिस तरीके से हमने 10 लिखा 8 लिखा, यहां पर कितने लोग हैं जी, देख लीजिएगा, टोटल प्लस कर लीजिएगा। टोटल तो प्लस 65 थे, इनको देख लीजिएगा, हमने तो माइनस करके लिखा है। टोटल देख लीजिएगा 17 8 25 35 और 5 40 और 8 48। 65 में से 48 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 17 आ गया। 17 लोग जो हैं क्या बोल रहे हैं, केवल इंग्लिश बोल रहे हैं। पहचान लीजिए, समझ लीजिए, ये क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत इजी है। देखिएगा कैसे करेंगे, अब समझा के किया है हमने आप लोगों को, बहुत इजी वे में आपको देखो इतना फास्ट बता देते हैं कि आपको वेन डायग्राम बनाना है 3 लोगों का, कि कॉमन भी बोल रहे हैं, यस बोल रहे हैं, दो भी बोल रहे थे, यस बोल रहे थे। आपने एक को कैसे भी लिख लीजिए, इंग्लिश फ्रेंच जर्मन। इन्होंने बोला है कि साहब 5 लोग जो है वो तीनों की तीनों लैंग्वेज बोलते हैं, तो तीनों की तीनों लैंग्वेज वाला देखो यही आया, इतना आ गया। फिर पूछ रहा है, देखो सबसे पहले 15 लोग जो है वो इंग्लिश और फ्रेंच बोल रहे हैं, इंग्लिश और फ्रेंच टोटल 15, तो 5 तो हमने लिख दिए, यहां पर 10 लिख दिया हमने। 13 लोग जो है इंग्लिश और जर्मन बोल रहे हैं, इंग्लिश और जर्मन बोल रहे हैं, तो 5 तो हमने ऑलरेडी लिख दिया, 8 लिख दिया। 12 लोग फ्रेंच और जर्मन बोल रहे हैं, 12 लोग फ्रेंच और जर्मन बोल रहे हैं, इस वाले खाने में आएगा, लेकिन 5 लिख चुके हैं तो 7 आ जाएगा। अब बोल रहा है 30 लोग जो है जर्मन बोल सकते हैं, केवल टोटल जर्मन बोलते हैं, तो आप देख लीजिए जर्मन का हिस्सा कौन सा है जी, ये है जी। 7 5 12 और 8 20, तो 30 में से 20 जाएंगे तो कितना बच जाएगा जी, 10 बच गया। केवल फ्रेंच बोलने वाले, केवल फ्रेंच बोलने वाले 30 लोग जी, 7 5 12 और 7 22, तो 8 लोग यहाँ पर केवल फ्रेंच बोलने वाले बच गए जी। इंग्लिश बोलने वाले कितने बच्चे हैं, कितने बच गए जी, 65 में से टोटल माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा, 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस मार्क्ड विद द लेटर्स और सिंबल्स X, $, Y and Z and @ आर शोन, दिखाया गया है। सेलेक्ट द लेटर और सिंबल दैट विल बी ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द फेस हैविंग सिंबल $। देखिएगा, हमने क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है कि ऐसे केसेज में आपको क्या देखना है, कॉमन फेस देखना है। सबसे पहले एक ही डाइस की 2 इमेजेस इन्होंने बता रखी है, तो आप सबसे पहले कॉमन फेस देखिए। Y इसमें है, उसमें भी है क्या, G है, और देख लीजिए अगर कोई कॉमन है तो $, इसमें है, G नहीं है उसमें, Z इसमें है, उसमें भी है। अगर 2 फेस कॉमन नजर आ रहे हैं तो तीसरा जो फेस, बचे हुए फेस है, वो आपस में ही कॉमन हो गए, आपस में एक दूसरे का अपोजिट हो गए, सॉरी। तो यहां पर Y और Z को निकाल दीजिए, बचा क्या,
वाई को भी निकाल दीजिए, जेड को भी निकाल दीजिए, बचा क्या डॉलर, और डॉलर के अपोजिट में उनका क्या हो जाएगा जी, एक ही फेज दिख रहा है, क्या हो गया, एंड हो गया। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए। एक ही फेज कॉमन होता तो आप क्लॉकवाइज लिखने लगते, उस फेज से उधर से भी लिखने लगते, जो जिसके सामने आ रहा होता कॉमन को छोड़ करके वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते। बहुत अच्छे से हमने आपको इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करी है आज तक भी, और ये कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। एट फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन ऑल फेसिंग नॉर्थ। सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। एफ सिटिंग बिटवीन डी एंड जी, बी बिटवीन एच एंड ए, E third to the left of G, G sitting on one of the corner, H is third to the left of C, who is sitting between A and E। देखिए क्वेश्चन चाहे जैसा आ रखा हो, हमें क्वेश्चन से मतलब है और क्वेश्चन को इजी करने से मतलब है। जो जो चीजें हम देखते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली इजी होती चली जाएंगी। सबसे पहले क्या करना होता है, 8 पोजीशन आप जो है वो बनाने हैं आपको, और कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको नॉर्थ फेस दिखाना है। इन्होंने बोला भी है कि साहब सबके सब नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, इनका सबका नॉर्थ फेस कर दिया। क्यों किया, ताकि अब हमको पता लग जाएगा कि हमारा लेफ्ट जो है वो इनका भी लेफ्ट है और हमारा राइट जो है वो इनका भी राइट है। अगर ये साउथ फेस कर रहे थे तो उल्टा कर देते हैं हम लोग, हमारा लेफ्ट जो है इनका राइट हो जाता, इनका हमारा राइट जो है उनका लेफ्ट हो जाता। एनीवे सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, इसलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज पकड़िएगा कि कोई कॉर्नर बता रखा है क्या, जी बता रखा है, जी इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। जी किसी न किसी एक कॉर्नर पर है, तो हम या तो सोच लें कि जी या तो यहां पर बैठा हुआ है या यहां पर बैठा हुआ है। ठीक है ना। जी को लेकर के और भी कुछ लिख रखा है क्या, देख लेते हैं। एफ सिटिंग बिटवीन डी एंड जी, एफ जो है वो डी और जी के बीच में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब डी या तो यहां पर आएगा या डी यहां पर आएगा। समझ लो आप ये चीजें भाई, अगर जी इस कॉर्नर पे तो डी क्या हो जाएगा, इस कॉर्नर पे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। एफ डी और जी के बीच में कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है, और अगर इधर आया, इधर जी रखा हमने, तो एफ इधर आ जाएगा। अभी क्लियर हो जाएंगी सारी पिक्चर जो है। दूसरा देखिएगा, बी सिटिंग बिटवीन एच एंड ए, एच एंड ए का भी कोई रेफरेंस नहीं आया, छोड़िए। ई सिटिंग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द जी, ई जो है वो जी के लेफ्ट में है, तीसरे नंबर पर। अब देखिएगा जी के लेफ्ट में, इधर जी के इधर तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये सब कुछ झूठ चल रहा है, ये वाला सही चल रहा है। बोल क्या रहा है, हम ये लिख चुके हैं, एफ सिटिंग बिटवीन डी एंड जी करेक्ट है, हम लिख चुके हैं इसको। बी सिटिंग बिटवीन एच एंड ए, होल्ड कीजिए, एच और ए हमें नहीं मिले अभी तक। ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, यानी कि जी के तीसरे नंबर पर लेफ्ट में, जी ये रहा पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर डी, तीसरे नंबर पर कौन आ गया जी, ई आ गया, बैठा दिया। इसको भी ठीक है भैया, आप भी बैठ जाइए। G is sitting on the one of the corners, G को पहले आ गया हमारा। H third to the left of the C, H जो है वो C से तीसरे नंबर पर लेफ्ट में है। और दूसरा देखिए, यहाँ पर एक और चीजें लिख रखी थी, हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन अब हम अंदाजे से लिखेंगे और देखेंगे वाकई में कौन सा सही है। B is sitting between H and A, B जो है वो H और A के बीच में है। H और A के बीच में लिखते हैं हम, H यहाँ लिख दिया, A लिख दिया, B लिख दिया, इधर उधर करने पड़ेंगे अभी हमें। H is third to the left of the C, H जो है वो C के तीसरे नंबर पर है लेफ्ट में। देखिए ये वाले तो यहां तक तो एकदम से करेक्ट थे, हमारी ये दिक्कत थी, H C के लेफ्ट में होना चाहिए, तो H तो भाई खुद ही इधर राइट में बैठा हुआ, तो लेफ्ट में कैसे हो जाएगा, तो H और C की पोजीशन हमने बदल दी अभी। ठीक है जी, अब वो वापस देखना ये चीजें सही है क्या, देख लेते हैं एक बार। B इज सिटिंग बिटवीन H एंड A, B जो है वो H और A के बीच में बैठा हुआ, तो इनको भी बदल दो जी भाई, यहां पर B और A को कर दो जी अभी। ठीक है ना। अब क्या सारे के सारे सही है क्या, देख लीजिएगा, हमने सबकी पोजीशन चेंज कर दी और सबको मैच करते जाइएगा। F सिटिंग बिटवीन D एंड G, F जो है D और G के बीच में है, करेक्ट है। B सिटिंग बिटवीन H एंड A, H एंड A के बीच में है, करेक्ट है। E सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, E जो है वो G से थर्ड नंबर पर है, 1 2 3 थर्ड नंबर पर है। G सिटिंग ऑन द वन ऑफ द कॉर्नर्स, ठीक है। H थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द C, H जो है वो C के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर है, 1 2 3। Who is sitting between A and E, कौन कहां पर है जी, A ये रहा, E ये रहा, कौन बैठा बीच में, C बैठा है। आपका आंसर आ जाना चाहिए,
कुछ एक चीजें आपको अंदाजे से भी लिखनी पड़ेंगी, और अंदाजा मतलब आपका इलॉजिकल नहीं होगा, लॉजिकल होगा, तभी इसका नाम लॉजिकल रीजनिंग होता है। क्योंकि अगर वो चीज आपको नहीं दे रखी और आपने अंदाज से लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं जो रूल है वो या तो फेवर में होगा या ब्रीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर एक वेन डायग्राम दे रखा है और सर्किल का मतलब क्या है, ये जो सर्किल है इसका मतलब तो क्या है, वेजिटेबल्स। सर्किल का मतलब क्या है, वेजिटेबल्स है। ट्राइंगल का मतलब रूट्स है, ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर जो भी आ रहे हैं वो सारे रूट हैं। स्क्वायर का मतलब क्या है जी, ये बड़ा स्क्वायर का मतलब क्या है, हार्ड सोयल है। रेक्टेंगल का मतलब क्या है, समर है। रेक्टेंगल का मतलब क्या है, समर है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स रिप्रेजेंट रूट वेजिटेबल्स, यानी रूट वाली वेजिटेबल्स दैट ग्रो इन समर बट नॉट इन हार्ड सोयल। अब देखिएगा, हार्ड सोयल को तो बाहर निकाल देना जी पहले ही। हार्ड सोयल किसको लेकर के था, हार्ड सोयल था स्क्वायर को लेकर के ना, स्क्वायर वाला। इसका मतलब जो स्क्वायर के अंदर जो आ रही है वो चीजें तो आपको लिखनी ही नहीं है। इसका मतलब देखो यहां पर जी इसके अंदर है, जी को क्रॉस कर दो, एच को क्रॉस कर दो, आया ही नहीं। के को क्रॉस कर दो और जे को क्रॉस कर दो, जे है ही नहीं। आई को क्रॉस कर दो, ये कोई आया नहीं फिर इसके अंदर से। डी और ई में से हो सकता है। अब आपको आंसर के क्वेश्चन देखिएगा आप एक बार, क्या पूछ रहा है, रूट वेजिटेबल्स। रूट तो किसको कर रहा है जी, रूट और वेजिटेबल। रूट और वेजिटेबल का मतलब सर्किल और ट्राइंगल के अंदर में जो आ रहा है, ये सर्किल के अंदर और ये ट्राइंगल के अंदर है। ठीक है जी, कौन आ रहा है जी, डी आ रहा है। होल्ड कीजिएगा, रूट वेजिटेबल्स कहां पर रह गया जी, रूट वेजिटेबल दैट ग्रो इन समर। अब समर के अंदर भाई समर कौन रिप्रेजेंट कर रहा था जी, स्क्वायर रिप्रेजेंट्स हार्ड सोइल, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स समर। रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है क्या, जी आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, डी इसका आंसर हो गया। बट नॉट इन हार्ड सोइल, हार्ड सोइल वाले हमने ऑलरेडी निकाल दिए, इसके अंदर आ भी नहीं रहा था, हम बिना मतलब की माथापच्ची कर रहे थे। ठीक है, एक वो जो ई ऑप्शन आ रहा है इसको भी देख लेते हैं, ये कहां पर है जी, ई कहां पर है, ये रहा। ई कहां पर है भाई, ये रहा। ई ट्राइंगल का मतलब क्या, ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, यस आ रहा है। ट्राइंगल का मतलब क्या है, रूट, यस रूट। क्लियर कर रहा है इसको तो यहां तक तो। फिर ये किसके अंदर आ रहा है, रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है। रेक्टेंगल जो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समर को कर रहा है, तो उसमें भी आ रहा है। फिर यहां पर किसको, रेक्टेंगल के अंदर आ गया, फिर क्या है, सर्किल के अंदर नहीं आया। सर्किल के अंदर आता तो ही वो वेजिटेबल होता है, वेजिटेबल ही नहीं है। ठीक है, ई जो है वो वेजिटेबल नहीं है, इसलिए आंसर जो हो गलत हो गया। डी का मतलब, डी करेक्ट हो गया। डी जो है देखो सर्किल के अंदर भी है, सर्किल का मतलब क्या था, देखो वेजिटेबल भी है। ट्राइंगल के अंदर है, इसका मतलब रूट वेजिटेबल है। ठीक है, और इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर है, इसका मतलब ये समर वाला है। रेक्टेंगल के अंदर है तो देखो रिप्रेजेंट समर, समर वाली रूट वेजिटेबल है। लेकिन हार्ड सोइल की नहीं होनी चाहिए, हार्ड सोइल के लिए था इसको, ये जो आपका स्क्वायर है वो तो उससे दूर दूर तक बाहर में है। ये आपका आंसर जो हो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ये बच्चों के कुछ 2-3 डाउट्स थे। हमने सोचा कि जो क्वेश्चन जो था वेन डायग्राम वाला, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो 65 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाला, वो यहीं पर ही ज़्यादा बेहतर समझाया जा सकता था स्क्रीन रिकॉर्ड की बजाय में। वी होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे तरीके से। ऐसे और भी कोई डाउट हो तो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं, हम उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।